हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में मूल अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार से संबंधित विस्तृत चर्चा की थी। हमने उसमें मूल अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया और मूल अधिकार के एक हिस्से को यानी कि हमने जो है समानता के अधिकार को पढ़ लिया था। अब आगे के जो हमारे पास 5 मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार से। हमारा जो अगला है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार मानव जीवन के लिए ही सबसे मूलभूत अधिकार है, क्योंकि यदि आप स्वतंत्र नहीं हैं, अर्थात आप जो करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आप जो करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहते हो या जिस भी धर्म को मानना चाहते हो, इस तमाम तरह की स्वतंत्रताएं अगर व्यक्ति को न दी जाए तो व्यक्ति बंधन महसूस करेगा और अपना आत्म विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में मानव के। और भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जितने भी अधिकार प्रदान किए हैं उस सभी अधिकारों पर विस्तृत उल्लेख किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी विधानमंडल या कार्यपालिका जो है मूल अधिकारों के प्रति अपने मनमानी न कर सके। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें जो 7 मूल अधिकार दिए गए थे उसमें से एक संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। शेष जो 6 अधिकार हैं उसमें हम देखते हैं कौन कौन है। स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते हैं कि अनुच्छेद जो है 19 से 22 तक में है। 19 से 22 अनुच्छेद तक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। अब अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में हमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनमें क्या क्या है? पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार। ठीक है। चौथा अधिकार है, क्या है चौथा? चौथा है देश भर में निर्बाध संचरण का अधिकार। निर्बाध संचरण अर्थात बिना रोक टोक के देश भर में कहीं भी आने जाने का अधिकार। पांचवा है कहीं भी निवास करने का अधिकार, यानी कि किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। ठीक है, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को। और एक है कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार अपनाने का अधिकार। तो ये हमें एक जो 7वां अधिकार था उस संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अर्जन, व्ययन एवं बिक्री का अधिकार मिला था, तो वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ये हमने पहले पढ़ा था। अब उससे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब इन 6 स्वतंत्रता के 6 अधिकारों में से देखिए हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं। हम इनके एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? वाक मतलब कि होता है क्या है? बोलना, अपने वचन या शब्दों के द्वारा कोई भी बात, कोई भी विचार प्रकट करना, इसे हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर शामिल करते हैं। अब वो विचार व्यक्त करने, अपनी बात को रखने का जो
माध्यम होगा, चाहे वो बोल करके हो, डिजिटल माध्यम हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, लिख करके हो, यानी कि अपनी बात को आप किसी के प्रति कैसे संप्रेषित करते हैं। यानी देश में चाहे वो किसी सरकार के विपक्ष में भी बोलना हो, सरकार के आलोचना में बोलना हो, या किसी भी प्रकार से अन्याय हो वहाँ बोलना हो, यानी किसी भी तरह से अपने विचारों को व्यक्त करने का जो अधिकार दिया गया है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर 19(1) में दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब हुआ इसमें जो है प्रेस का मतलब क्या हो? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब होता है अब ये जो है मीडिया क्या करती है? मीडिया भी तो यही विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, अपनी बातों को रखने का, या देश के लोगों के बातों को रखने का, किसी घटना की आलोचना करने का अधिकार। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी हम जो है इसी के अंतर्गत पाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार। अर्थात जब आप कोई भी सम्मेलन करते हैं, कहीं भी आप बैठ कर के विचार करते हैं, यानी 100, 200, 500, 1000 या 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो एक अधिकार के तहत आपको मिला है, तभी जा कर के आप किसी भी मुद्दे पे कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या शर्त रखी गई है कि शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। एक तो शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसमें शोर शराबा या अव्यवस्था फैलाने की बात ना हो। दूसरा, निरायुध सम्मेलन। निरायुध का मतलब होता है, आयुध का मतलब होता है शस्त्रों से लैस होकर के, हथियार और शस्त्रों से, गोला बारूद या फिर तलवार लेकर के उस तरह के सम्मेलन न करने की बात की गई है। और वो सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये विचार जो है, सम्मेलन कैसा होना चाहिए? आप किसी भी विषय पे सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं और हमेशा किए भी जाते हैं, लेकिन उस सम्मेलन पे शर्त रखी क्या गई है कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन होना चाहिए। किसी भी प्रकार से वहाँ पे आयुध या शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, न वहाँ प्रदर्शन होना चाहिए, ना ही शोर शराबा या किसी प्रकार की अव्यवस्था होनी चाहिए। ये इसमें शर्त रखी गई है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्या है, संगम या संघ बनाने का अधिकार। जैसे आप जानते हैं किसी भी प्रकार के जो संगठन बनते हैं, चाहे वो सरकारी संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो या किसी प्रकार संगठन हो, जैसे राजनीतिक दल भी एक क्या है, एक संघ है, एक संगठन है। बाद में वो राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। शुरुआत तो उसकी एक समूह या संगठन के रूप में होती है। तो संगम या संघ बनाने का अधिकार किसमें मिला हुआ है? इस अनुच्छेद 19 के खंड 3 के तहत मिला है हमें। तो संगम या संघ बना, किसी प्रकार के जो संघ आप बनाते हैं, चाहे वो शिक्षक संघ हो, विद्यार्थी संघ हो, व्यापारी संघ हो या नेताओं का संघ हो, किसी भी प्रकार का संघ या सम्मेलन जब बनाना होगा तो ये अधिकार आपको मिला हुआ है। इसी अधिकार के तहत आप बनाते हैं। अब इसमें हमें ये ध्यान देना है कि संगम या संघ बनाने का जो अधिकार है, तो एक प्रश्न भी पूछा जाता है, जिससे कि राजनीतिक पार्टियां कैसे गठित होती हैं। आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक पार्टियां कैसे बनती हैं, तो ये इसी अधिकार के तहत जो है राजनीतिक पार्टी बनाने का भी अधिकार है आपको। यानी कि आप संगम या संघ बनाते हैं तो राजनीतिक पार्टी भी एक संगम या संघ है, इसी के तहत जो है राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार मिला हुआ है। पूछा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टी, और इसका उल्लेख नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसी के माध्यम से ये बनाई जाती हैं राजनीतिक पार्टियाँ। तो संगम संघ बनाने का अधिकार हो गया। अब एक है देश भर में निर्बाध संचरण का अधिकार। आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, वो किसी भी राज्य में घूम सकता है जा कर के, चाहे वो तीर्थ करने जाए, वहाँ पे पर्यटन करने जाए, किसी भी कार्य से जाए वो वहाँ पे जा सकता है। अभी थोड़े समय पहले जो है, जैसे यहाँ पे निर्बाध संचरण की बात ये की गई। निर्बाध संचरण में जैसे कुछ राज्यों ने, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कुछ विरोध जताए गए हैं कि लोग बाहर के राज्यों के लोग आते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देश भर में निर्बाध संचरण का मूल अधिकार मिला हुआ है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध लगाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगला है कहीं भी निवास करने का अधिकार। यानी कि प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी कोने में अगर चाहे
वहाँ पे अपना निवास स्थान बना सकता है, वहाँ ज़मीन के टुकड़ा ले सकता है, अपना घर बना सकता है, खेती कर सकता है, वहाँ रहने के लिए अधिकृत है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि जब जम्मू कश्मीर की बात आती थी तो जम्मू कश्मीर में वही व्यक्ति ज़मीन ले सकता था जो वहाँ का मूल निवासी हो जम्मू कश्मीर का। तो ये एक अपवाद के रूप में था, लेकिन अब वहाँ भी ये व्यवस्था हटा दी गई है। अब जम्मू कश्मीर, चूँकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित राज्यों में बदल दिया गया है, तो अब वहाँ भी जो है बसने और निवास करने का अधिकार दे दिया गया है। वहाँ भी अब कोई भी व्यक्ति जा कर के, कोई भी नागरिक, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति, ध्यान रखने वाली बात है, कोई भी व्यक्ति का मतलब यहाँ पे हम भारतीय नागरिक की बात कर रहे हैं। यहाँ आप जानते हैं कि वो अनुच्छेद 19 जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्ति को नहीं, यानी किसी विदेशी को ये अधिकार नहीं प्राप्त है, कहीं भी जाकर के बस सकता है। तो कोई भी नागरिक जो है किसी भी राज्य में निवास कर सकता है, किसी भी जिले में निवास कर सकता है। इसके साथ साथ कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यापार करने की जो छूट प्राप्त हुई, अधिकार मिला हुआ है। यानी कि आप कोई भी व्यापार, कोई भी वृत्ति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसान बनना है तो आप किसान बन सकते हैं, आपको कंपनी में काम करना, फैक्ट्री में काम करना, आप फैक्ट्री में जा सकते हैं, आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक बन सकते हैं, अधिकारी बनना, अधिकारी बनना, यानी कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार जो है हमें 19 के तहत मिले हुए हैं। कोई वृत्ति, आजीविका या व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ है, ये अनुच्छेद 19 के तहत मिला है हमें अधिकार। इसके बाद हम देखते हैं कि इन अधिकारों को मिलने के साथ साथ इन्हें कुछ प्रतिबंधित किया गया है। ये अधिकार जो है पूरी तरह से एकदम से अनियंत्रित नहीं है कि ये जो अधिकार आपको मिल गया तो आप किसी के प्रति कोई भी बात बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रति कहीं भी जाकर के घूम सकते हैं। इस पर कुछ कुछ नियंत्रण लगाए गए हैं, क्योंकि एक 2 बातें होती हैं, एक होता है कि समाज और एक होता है व्यक्तिगत। सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में संतुलन बनाने के लिए कुछ इस पे जो है नियंत्रण लगाए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में आप कहीं भी जाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन आप ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पे सामाजिक हित जो है प्रभावित होता है। तो ऐसे में आप सामाजिक हित को वरीयता दी जाएगी, न कि व्यक्तिगत हित को। जहाँ आपका जाना उचित न हो वहाँ आप नहीं जाएंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि कभी भी जो है पूरी तरह से ये अनलिमिटेड जो है स्वतंत्रताएं नहीं है, इनमें कुछ नियंत्रण लगाए गए हैं। अब वो नियंत्रण क्या क्या लगाए गए हैं, कैसे लगाए गए, इस पर हम चर्चा करते हैं। ये हमें अधिकार समझ में आ गया। अब देखिए जो नियंत्रण लगाए गए हैं इस पे, वो कैसा होना चाहिए। एक तो युक्ति युक्त होना चाहिए, तार्किक, ऋजु, अर्थात जो नियंत्रण लगाए जाएंगे, जो इस पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे इन स्वतंत्रताओं पे, वो कैसी होनी चाहिए। रीजनेबल होनी चाहिए, युक्ति युक्त होने, रीजनेबल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, यानी कि उनका जो अनुपात है, मात्रा, वो भी एक संतुलित होना चाहिए। नहीं कि मनमानी तरफ से सरकार आप पे सारे किसी भी प्रकार की कोई भी बंधन लगा सकती है और आपको प्रतिबंधित कर सकती है, ऐसा नहीं है। जो भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे युक्ति युक्त होगा, तार्किक होगा, ऋजु होगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रतिबंध जो है हमारे स्वतंत्रताओं पे लगाए जा सकते हैं। कौन कौन लगाए जा सकते हैं। पहले जो प्रतिबंध लगाया गया है क्या है, मान लीजिए राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता, यानी कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे या कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठाएंगे जिससे कि हमारे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता प्रभावित हो। तो ये जो है प्रतिबंध लगाया गया है कि आप जो भी बोलेंगे वो इसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, यानी राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले आपकी अगर बातें होंगी तो आपकी ये स्वतंत्रता जो है नहीं दी जाएगी, आपको रोक दी जाएगी। दूसरा क्या है, एकता में अखंडता हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो है मानहानि,
यानी किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आप कुछ बोलते हैं, जैसे आप प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आक्षेप लगाते हैं, लोग नाराज़ होते हैं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी के प्रति कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो आपकी जो आलोचना है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मनमाने हो या किसी की मान हानि करती हो। भाई किसी के आत्मसम्मान को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। आपकी आज़ादी बोलने की है, अपने हक के प्रति बोलने की, आप हक और अधिकार के प्रति बोल सकते हैं, लेकिन किसी की मान हानि नहीं कर सकते हैं। तो आपके वचन जो है ऐसे होने चाहिए कि किसी के प्रकार आत्मा को या उसके मन शरीर को ठेस न पहुँचे, उसकी गरिमा, उसके पद को जो है नुकसान न पहुँचे। इसके बाद क्या है, लोक व्यवस्था होनी चाहिए। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर। यानी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो लोक व्यवस्था हो को प्रभावित करता हो, किसी भी प्रकार से आपकी जो बातें विद्वेषपूर्ण न हो, आप सांप्रदायिकता न फैला सके अपने चाहे वो मीडिया के माध्यम से फैलाएं या फिर स्वयं बोल करके फैलाएं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाएं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो किसी को जो है लोक व्यवस्था को प्रभावित करे। ठीक है, तो इस तरह के प्रतिबंध जो है लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ मानहानि, लोक व्यवस्था, एकता में अखंडता, व्यक्ति की गरिमा को भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे आप। राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार के राष्ट्र के विरोध में कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जो राष्ट्र के विरोध में हो। इसके साथ साथ आप पे जो है न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना भी नहीं करेंगे आप। न्यायाधीश की जो निर्णय है उसकी आलोचना उचित ढंग से कर सकते हैं, लेकिन आप न्यायालय की अवमानना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों के अंतर्गत ही आपकी ये स्वतंत्रता जो है, जो 6 स्वतंत्रताएं जो दी गई है, इन प्रतिबंधों के अंतर्गत ही आपको मिला हुआ है। यानी कि सामाजिक अधिकार के अंतर्गत ही आपके व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, आप समाज से बाहर नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जितने हैं आपके जो अधिकार मिले हैं अनुच्छेद 19(1) में और 19(2) से लेकर के 5 तक जो है ये सारे प्रतिबंधों का, ये इन प्रतिबंधों का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 19(2) से 19(5) तक जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं। और प्रतिबंध कैसे लगाए गए हैं, तो इन्हीं आधारों पर लगाए गए हैं कि राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभावित न हो, न्यायालय की अवमानना न हो, किसी व्यक्ति की मानहानि न हो, लोक व्यवस्था को नुकसान न पहुँचे, शांति भंग न हो। ये तमाम तरह के जो प्रतिबंध है वो कहीं भी आप भी सामान्य तौर पे आप उदाहरण के रूप में देखें तो आपके घर पे भी जो है आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे अन्य लोग प्रभावित हों। उसी तरह से देश के रूप में भी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो देश को नुकसान पहुंचाए। तो ये प्रतिबंध लगाएंगे। इसके साथ देखिए अब हम एक चीज़ और है, अब जैसे ये है संगम या संघ बनाने का अधिकार तो आपको दिया गया है, लेकिन ये संगम संघ कैसा होगा, वैसा संघ ये नहीं कि आप आतंकवादी संगठन बना लें या फिर आप ऐसे संगठन बनाएं जो देश के प्रति देशद्रोह रखते हों, देश के प्रति हथियार उठाते हों। इस तरह के संघ जो है बनाने के अधिकार नहीं दिए गए हैं आपको। ऐसे संघ बनाने जो समाज के हित में हो, व्यक्ति के हित में हो। इसके साथ साथ देश भर में निर्बाध संचरण, आप देखते हैं कि निर्बाध संचरण का मतलब क्या होता है कि आप पे कोई बंधन नहीं, आप कहीं भी कोई रोकेगा नहीं, तो आपके निर्बाध संचरण की व्यवस्था की गई है। यानी कि आप कहीं भी निर्बाध रूप से देश में घूम सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्रतिबंध लगाया गया है। कैसे लगाया गया है, जैसे अब मान लीजिए कि हमारे कुछ जनजातियां हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उनकी जो जनजातियां जो हैं उनकी जो संस्कृति है वो हमारी आम व्यक्ति की संस्कृति से जो है अलग है। तो आप ऐसे जगहों पर नहीं जा सकते जहाँ पे जनजातियों को कोई नुकसान पहुँचे, उनकी संस्कृति एवं उनकी सभ्यता या उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न हो। तो इन जनजाति बहुल क्षेत्रों में आपको जाने से रोका जा सकता है। तो ये आबाद संचरण का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इन्हें नुकसान पहुँचा नहीं सकते, या फिर कहीं ऐसे क्षेत्रों में जाना जहाँ खतरनाक हो, जहाँ रोका गया हो, वहाँ भी आपको निर्बाध संचरण करने की छूट जो है नहीं दी जाएगी। इसके बाद कहीं भी निवास करने का अधिकार,
यही बात यहाँ भी लागू होती है कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जगहों पे आप किसी ऐसे आदिवासी क्षेत्र में नहीं जा सकते। जैसे आप अंडमान निकोबार चले जाएं, दमन दीव चले जाए, वहाँ पे अगर वहाँ पे सुविधा दी जा रही है आपको रहने की, निवास करने की, तो आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आदिवासियों को कोई प्रभाव पड़ेगा तो आपको वहाँ पे ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से कोई भी वृत्ति आजीविका व्यापार, अब आपको वृत्ति आजीविका व्यापार आपको करने की छूट तो दी गई है, लेकिन ऐसा आप कोई ऐसी कोई वृत्ति आजीविका नहीं अपनाएंगे जिससे कि देश को, समाज को खतरा हो। जैसे आप इस अधिकार के अंतर्गत कोई विस्फोटक पदार्थ तैयार नहीं कर सकते, नशीली वस्तुएं बेच नहीं खरीद सकते, देह व्यापार, ये सब चीज़ें, ये भी व्यापार, लेकिन ये सब आप नहीं कर सकते। तो इस तरह की वस्तुएं आप जो है आजीविका नहीं अपनाएंगे जो समाज और देश के खिलाफ हो या किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का खतरा हो, इस तरह के जो है आजीविका नहीं अपनाएंगे। स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धापूर्ण आजीविका जिसमें कि गरिमा हो व्यक्ति की, देश को कोई नुकसान न पहुँचे, समाज को नुकसान न पहुँचे, इस तरह की आजीविका अपनाने के लिए छूट। जैसे आप कोई उद्योग धंधा कर सकते हैं जो समाज के लिए भलाई के रूप में हो, आप फूड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, किसानी का काम कर सकते हैं, कोई उद्योग धंधा लगा सकते हैं, शिक्षक स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कुछ कर सकते कि आप विस्फोटक वस्तुएं, नशीली वस्तुएं बनाएं और उनका जो है व्यापार करें। ठीक है, तो ये सभी जो है हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उनमें प्रतिबंध लगाए गए हैं कि प्रतिबंध ऐसे होंगे, युक्त होंगे, तार्किक होंगे, ऋजु होंगे, ताकि जो है प्रतिबंध, अब इस पर सरकार द्वारा ऐसा मनमाना प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। इसीलिए संविधान में ही इसका उल्लेख कर दिया गया कि क्या क्या प्रतिबंध जो है किन किन आधारों पर लगाए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों के जो है जांच न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है कि कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं और ये प्रतिबंध उचित हैं कि नहीं उचित हैं। ठीक है, तो ये हमें मूल अधिकार के तहत स्वतंत्रताएँ मिली हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ मिली हैं। अब प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है, आप जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस क्या करता है, प्रेस का माध्यम एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब किसी प्रेस पे प्रतिबंध लगाना, अब प्रतिबंध ऐसा ना हो कि प्रतिबंध अगर कोई गलत देशद्रोह का मामला अगर बनता है वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो प्रेस को भी स्वतंत्रता इसी के माध्यम से मिली। इसीलिए प्रेस वाले जो है किसी के प्रति आलोचना या समालोचना करते हैं, किसी योजना के प्रति, किसी न्यायपालिका के प्रति, देश नेता के प्रति, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। तो ये हमारे जो है स्वतंत्रता के अधिकार 19 में इतने अधिकार शामिल थे, इन्हें आप याद कर सकते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अब मिटा दिया जाए। अगला जो है, अगली हमारी जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 20 क्या कहता है, ये हमें अपराधों से कुछ संरक्षण प्रदान करता है। अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है, दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे इसमें 3 तरह की बातें की गई है। पहली, अपराधों दोष सिद्धि का मतलब हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का अपराध करता है तो वो अगर उस समय, तत्कालीन समय अगर वो अपराध होगा तो वो अपराध के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जैसे पहला हम इसमें देखते हैं कि भूतलक्षी जो है दांडिक प्रभाव, इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए आप पे कोई ऐसे अपराध के अपराध या अभियोग नहीं लगाए जा सकते जिस समय वो करते समय वो अपराध नहीं था। जैसे आज हमने देखा कि मास्क लगा करके चलना, कहीं भी छींकना, खांसना, थूकना जो है कोरोना काल में अपराध है, लेकिन ये पहले अपराध नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
ये पहले अगर आपने कोई कृत्य किया हो इस तरह का, कहीं भी आपने सार्वजनिक स्थानों पे शुद्धता का ध्यान न रखा हो, तो ऐसा नहीं कि अब आप पीछे जा कर के भी आपको दंडित किया जाएगा। अगर वो आप काम उस समय दंडित नहीं था, दंड के रूप में नहीं था, अपराध नहीं माना जाता था, तो उसके लिए आपको अपराध पीछे ले जाकर, पीछे समय को पीछे ले जाकर के भी अपराध का दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात आपको उन अपराधों की सज़ा नहीं दी जा सकती जिस समय वो करते समय अपराध नहीं थे। जैसे इस समय अपराध है ये सब, मास्क बिना मास्क लगा के चलने, इससे पहले मास्क न लगा के चलना अपराध नहीं था, या फिर किसी प्रकार के जुर्माने का अधिकार नहीं लगाए जाते, तो अब आपको पिछले समय के लिए अपराध नहीं ठहराया जा सकता कि आप अपराधी हैं, आपने ये अपराध किया है, दोष सिद्धि या अभियोग आप पे नहीं लगाया सकता। ये क्या है कि भूतलक्षी दांडिक प्रभाव की व्यवस्था हमारे यहाँ दांडिक मामलों में, यानी कि सिविल मामलों में नहीं, दांडिक मामलों में नहीं किया गया है। सिविल मामलों में हो सकता है, जैसे आपने कोई कर न दिया हो, किसी कर का संदाय, जैसे 2018 में आपको कर देना था, आपने टैक्स नहीं जमा किया, तो वो अपराध हो सकता है। आपके पीछे जा कर के समय के पीछे के अनुसार आप पे भूतलक्षी प्रभाव लगाया जा सकता है। लेकिन इस तरह के मामले में, ये दांडिक मामलों में या दीवानी मामलों में, फौजदारी मामलों में ये नहीं प्रयोग किया जा सकता। ठीक है। दूसरा इसमें क्या कहा गया है, दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियुक्त नहीं बनाया सकता, ना ही 2 बार आपको सजा दी जा सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अपराध आपने किया आज से 2 साल 4 साल पहले, उस समय अपराध की सज़ा अगर 1 साल की थी, तो अगर आपने 1 साल की सज़ा जो है भुगत ली अगर, और आज उस अपराध के लिए सज़ा जो है 5 साल कर दी गई, या फिर मान लीजिए इस समय 1000 रुपये जुर्माना था, अब 10,000 कर दिया गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से उसी अपराध के लिए 5 साल की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने उस अपराध को भुगत लिया है, उसकी सज़ा को भुगत लिया है, तो आपके दोहरे सज़ा का प्रावधान आपके ऊपर नहीं किया जाएगा। ये आपके जो है अधिकार में है कि आपको दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या कहा गया इसमें, तीसरा कहा गया है कि आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन की व्यवस्था नहीं की गई है। अर्थात आत्म अभिशंसन का मतलब हुआ कि खुद को अपराधी सिद्ध करना, उसके लिए आप पर दबाव नहीं डाला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दोषी सिद्ध करने के लिए आप पे दबाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप किसी अपराध को आपने किया हो या न किया हो, अगर किया भी है तब भी और न किया हो तब भी आपको दबाव नहीं डाला जाएगा सरकार द्वारा कि आप इस को स्वीकार कर लें। आप जब तक नहीं स्वीकार करते तब तक आपने कोई अपराध नहीं किया है। अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपराधी मान लिए जाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति को खुद को दोषी साबित करने के लिए नहीं कहा जाएगा, इस प्रकार के दबाव नहीं डाले जाएंगे। ये 3 तरह के प्रावधान अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि संरक्षण दिए गए हैं। क्या है? भूतलक्षी दांडिक प्रभाव, यानी कि कोई भी अपराध, कोई भी कार्य उस समय अपराध अगर नहीं रहा होगा जब आपने किया था, तो इस समय के अनुसार उसे अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। यानी कोई भी जो है अपराध अगर तत्कालिक समय अपराध नहीं है तो अब भी अपराध नहीं माना जाएगा। दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं किया जाएगा। अगर आपने कोई पूर्व में अपराध किया हो और उस अपराध की सज़ा आप भुगत चुके हो, भले वो कम सज़ा रही हो, वर्तमान में सज़ा बढ़ा दी गई, तो आपको दोबारा उसके लिए दंडित नहीं किया जाए, ना ही अभियोजित किया जाएगा। तीसरी व्यवस्था है आत्म अभिशंसन की व्यवस्था, अर्थात अपने आप को दोषी सिद्ध करने के लिए आप पे दबाव नहीं बनाया जा सकता है। ये जो है भूतलक्षी, ये अपराधों के दोष संरक्षण की बात की गई 3 में। ये हर व्यक्ति के लिए प्रावधान, ये व्यक्ति की बात की गई है, यहाँ पे नागरिक की बात नहीं की गई है। इस पे हर व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है, वो विदेशी नागरिक भी होगा तो भी उससे ये अधिकार मिलेंगे। ठीक है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है।
अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, अर्थात आपके प्राण एवं आपके शरीर की रक्षा करने का अधिकार राज्य के ऊपर है। संविधान आपको ये मूल अधिकार देता है और राज्य को ये कर्तव्य सौंपता है कि आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात, ये दैहिक स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। आप अपने शरीर एवं आत्मा की प्राण की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 जो है बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद के माध्यम से न्यायपालिका ने व्यक्ति की गरिमा एवं मानव जीवन की गरिमा बनाने के लिए बहुत से जो है अधिकार इसमें शामिल कर लिए हैं। जितने भी मानव गरिमा से संबंधित अधिकार होंगे, मानव जीवन जीने के लिए उपयोगी अधिकार होंगे, वो सबको अनुच्छेद 21 में न्यायपालिका ने शामिल कर लिया है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। इसमें ये कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त मानव व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। अर्थात अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जाता है तो ये उचित है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना आपसे ये अधिकार नहीं छीना जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई किसी प्रकार के अपराध हुआ है आपसे और उसमें प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में दंड का अधिकार उस तरह के, जैसे मान लीजिए कि धारा 302 आईपीसी की धारा जो है, आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद या मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान है। तो ये उम्र कैद और मृत्युदंड की सज़ा जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है। अगर व्यवस्था ये व्यवस्था है, विधि बनाई गई है इसके लिए कि 302 मर्डर की तरह मर्डर अगर आप करते हैं तो आपके 302 का धारा लगा करके आपके जीवन और मृत्यु की जीवन से आपको मुक्ति दे दी जाएगी, आपके प्राण ले लिए जाएंगे। तो ये जो है क्या है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, बिना प्रक्रिया के तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये शब्द हमें ये जो अधिकार दिया गया है तो ये हमेशा जो है विधानमंडल, कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका इस तरह कोई भी कार्य नहीं कर सकती कि आपसे आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर सके, लेकिन विधानमंडल अर्थात संसद जो हमारी है, संसद को ये अधिकार है कि विधि बना करके हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीन सकती है। लेकिन कार्यपालिका बिना विधि के दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। ठीक है, तो इस पे जो है हमें इस पे ध्यान ये रखना है कि एक मामला आया था ए.के. गोपालन, ये 1950 का मामला है। ए.के. गोपालन मामले में 1950 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। तो उसमें न्यायपालिका ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति के प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है, लेकिन बिना विधि की प्रक्रिया के ऐसा नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने ए.के. गोपालन मामले में कहा था 1950 में। लेकिन जब आगे चल कर के मेनका गांधी का मामला आता है, मेनका गांधी का मामला आता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, तो मेनका गांधी मामला 1978 में आता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए गए निर्णय को बदल दिया। उन्होंने इसमें क्या कहा था, उन्होंने अनुच्छेद 21 अनुच्छेद ए.के. गोपालन मामले में 1950 में इन्होंने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। वो प्रक्रिया जो है कैसी होनी चाहिए, विधि द्वारा स्थापित होनी चाहिए। लेकिन मेनका गांधी के मामले में इन्होंने कहा
कि ऐसा नहीं होगा। इन्होंने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं है, विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा। इन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया, एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अब विधि द्वारा प्रक्रिया किसी भी तरह स्थापित किया, लेकिन एक उचित प्रक्रिया होती है। यानी कि विधि द्वारा स्थापित तो होगी, लेकिन वो प्रक्रिया कैसी भी होगी, उचित प्रक्रिया के माध्यम से होगा। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं चाहिए, उचित प्रकृति। उचित प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ड्यू टू लॉ प्रोसेस, यानी कि उचित प्रक्रिया द्वारा अगर ऐसा किया जाए तो ये उचित है। अब उचित प्रक्रिया में क्या क्या आएगा, यानी कोई भी विधानमंडल राज्य सरकार मनमाने ढंग से किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मुक्त नहीं कर सकती, न उसके अधिकार को छीन सकती है। लेकिन अगर विधि की उचित प्रक्रिया अपनाई गई है तो ऐसा किया जा सकता है। अब इसमें इन्होंने मेनका का अधिबनाम 1900 मेनका का अधिमामले में जो है केवल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को बहुत विस्तृत कर दिया। इन्होंने कहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब केवल पशुवत जीवन जीने की बात नहीं की गई है, केवल जो है पशुवत जीवन जीने की बात नहीं की गई है। इसमें जो है पशुवत जीवन के बजाय गरिमापूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है। ठीक है, तो गरिमापूर्ण जीवन में क्या क्या आएगा। अब इन्होंने जितने भी अधिकार थे, जैसे कि क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण का अधिकार, स्वच्छ जल हवा का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार भी जो है अनुच्छेद 21 में शामिल हो गया। शोरगुल से बचाव के लिए भी अधिकार बना। इसीलिए आपने देखा होगा कि 10 बजे के बाद शहरों में शोरगुल बंद कर दिया जाता है। शादी विवाह में जो लाउड स्पीकर वगैरह तेज डीजे वगैरह बजाए जाते हैं 10 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं। यानी कि शोरगुल जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। व्यक्ति को चैन से सोने का अधिकार भी मिला हुआ है। स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी, हथकड़ी न लगाया जाए उसके खिलाफ अधिकार मिला हुआ है। और मृत्युदंड, किसी को मृत्युदंड दिया गया है आईपीसी के तहत, तो अत्यधिक विलंब से सजा को प्रक्रिया में लाने का जो देर की जाती है उसके लिए भी इन्होंने अधिकार दिया है कि बहुत देर न लटकाया जाए, मृत्युदंड के मामलों में तुरंत निपटाया जाए। इसी तरह से कैदी को एकांत परिरोध न किया जाए, यानी कि उसे एक कोने में गंदे कमरे में बिना हवा पानी के न रखा जाए। अर्थात जितने भी प्रकार के जो है इन्होंने व्यक्ति के जीवन के लिए स्वतंत्रता गरिमा की ज़रूरत पड़ती है, सारी स्वतंत्रताओं को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया। अब अनुच्छेद 21 का दायरा इतना विस्तृत है कि उसके बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। जो भी समझ में नहीं आया तो अनुच्छेद 21 के तहत जो है न्यायपालिका द्वारा शामिल कर लिया। जैसे कि निजता का अधिकार जो है, अब निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, निजता का अधिकार, किसी व्यक्ति की निजता को भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत इसकी भी बात की गई है। इसके साथ साथ अर्थात जितने भी प्रकार के मानव जीवन की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले बातें हैं उन सबके खिलाफ इसमें संरक्षण दिया गया है। और ये राज्य के लिए अनिवार्य भी होगा क्योंकि ये मूल अधिकार है। तो इस तरह से अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत विस्तृत कर दिया गया है। सारे जो अधिकार हैं इसके अंदर समाहित हो गए हैं। स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ माहौल, नशीली वस्तुओं से दूरी, ये जितने प्रकार से हमारे अभियान चलाए जा रहे हैं स्वच्छता को लेकर के, सारे अभियान क्या है इसी अनुच्छेद 1 से कहीं ना कहीं से प्रेरित होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है न्यायपालिका द्वारा। इसके साथ साथ देखते हैं हम एक अनुच्छेद 21 का है। अनुच्छेद 21 क में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 21 का जो है इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए
बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई है। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, राज्य द्वारा किया जा रहा है। यानी कि ये बच्चों का मूलभूत अधिकार है कि उन्हें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ये उनका मूलभूत अधिकार है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया। ये जो मूल अधिकार है 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसे जोड़ा गया। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पहले भी था, जैसे कि अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद जो है 45 में ये व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क व्यवस्था करेगा, लेकिन ये चूंकि नीति निर्देशक तत्व में शामिल था तो उतना प्रभावी नहीं था, इसलिए इसको उठा करके अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार होने से क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी बच्चा जो है किसी भी वर्ग श्रेणी से आ रहा हो, कितना भी गरीब हो, कमज़ोर हो, कुछ भी हो, उसे ये निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी यहाँ स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की भी बात हो जाएगी, यानी हर बच्चे के लिए समान व्यवस्था की गई है, यहाँ समानता का अधिकार भी लागू होता है। तो ये तमाम प्रावधान किए गए। 86वां संविधान 2002 के तहत जोड़ा गया इसको। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन RTE 2009, इस अधिनियम को पारित किया गया। और इस अधिनियम को पारित इसी को पूरा करने के लिए किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक अधिनियम के माध्यम से मूलभूत अधिकार के रूप में इसको पारित किया गया है कि बच्चे जो है 6 से 14 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने का उनको अधिकार होगा। ये मूलभूत अधिकार में शामिल किया। ये हमारा अनुच्छेद 21 था। अनुच्छेद 21 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को पे जितनी भी समस्याएं आती है व्यक्ति के जीवन में, पड़ोसियों से समस्याएं आती है, जो जिस प्रकार के लोग हैं, आपराधिक प्रकृति के लोग, उनसे भी सुरक्षा की बात की गई है। यानी कि हर तरह से जो अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 31 का दायरा बहुत बड़ा है। अगला हम देखते हैं अगला है अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा, ये बात कही गई है, ठीक है। निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद जो है 22 में कहा गया है। क्या कहा गया है? जैसे गिरफ्तारी, अगर आपने अपराध किया तो गिरफ्तारी तो आपकी होगी, लेकिन गिरफ्तारी में भी कुछ ऐसी दशाएं हैं जिससे ताकि मानवीय गरिमा प्रभावित न हो, तो इसमें कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। क्या क्या संरक्षण प्रदान किए गए हैं ये हम देखते हैं। पहली बात क्या कही गई है कि गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, यानी आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्यों गिरफ्तार करिए हमें आप बताएंगे। दूसरा, गिरफ्तारी के कारण के साथ साथ जो है उन्हें जो है अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार दिया जाएगा। वकील से परामर्श का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ले आकर के बंद कर दिया जाएगा, गिरफ्तार करके बंद कर दिएगा, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा वकील से या परिवारजन से। वकील से परामर्श का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा क्या है? 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। अभी 24 घंटे का क्या मतलब हुआ यहाँ? यानी कि 24 घंटे का मतलब हुआ कि जो आपको मजिस्ट्रेट तक पहुँचने में जो समय लगा है उस रास्ते को, यात्रा के समय को हटा करके 24 घंटे की बात करेंगे। मान लीजिए कि आपको गिरफ्तार किया गया अभी 12 बजे दिन में,
तो कल 12 बजे दिन तक जो है 24 घंटे हुए। अब इस 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है पुलिस को। लेकिन अगर इसमें यात्रा का समय अधिक लगता है, आपको जहाँ गिरफ्तार किया गया वो जगह दूर है मजिस्ट्रेट से, तो उस यात्रा के समय को छोड़ करके यात्रा के समय के अलावा, यानी यात्रा में अगर 10 घंटे और लग जाते हैं तो आपको उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और चौथी बात क्या कही गई है इसमें? चौथी बात ये कही गई है कि मजिस्ट्रेट जो है यदि गिरफ्तारी का समय नहीं बढ़ाता है तो वहाँ पे गिरफ्तारी का समय न बढ़ाया जाए तो रिहा करने का अधिकार जो है प्राप्त है। अर्थात अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत किया गया और मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपने ऐसा अपराध नहीं किया है जिसके प्रति आपके गिरफ्तारी के समय को और बढ़ाया जाए, तो आपको 24 घंटे के बाद जो है रिहा कर दिया जाएगा। और यदि आपका अपराध संगीन है, संज्ञेय अपराध है, तो संज्ञेय अपराधों के मामले में मजिस्ट्रेट जो है आपको पुलिस कस्टडी में भेज सकता है, यानी आपके जो है गिरफ्तारी के समय को बढ़ा सकता है। तो वहाँ पे इसकी बात की गई है। अब देखिए, ये जो अपराध की हमने बात की थी, ये 2 प्रकार के अपराध हैं। जैसे जो सामान्य रूप से अपराध आप करते हैं, अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उसके प्रति जो है ये बात कही गई है, यानी कि अपराध करने या अपराध के संदेह होने पे ये जो है ये संरक्षण आपको प्राप्त है। लेकिन ये संरक्षण जो है आपको निवारक निरोध के तहत नहीं प्राप्त होंगे। जैसे एक तो ये सामान्य दशा में है कि सामान्य दशा में अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, वकील से परामर्श करने का अधिकार दिया जाएगा, 24 घंटे में जज के समय मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट अगर समय नहीं बढ़ाता तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन ये सामान्य दशा की बात हम कर रहे हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि सामान्य दशा और निवारक निरोध में क्या अंतर है। इसमें 2 तरह की बातें की गई है। एक तो पहला है सामान्य गिरफ्तारी। ये सामान्य गिरफ्तारी के अंतर्गत जो है आपको ये चारों प्रकार की जो है छूट या अधिकार दिए गए। लेकिन अब दूसरा होता है निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब होता है, इसमें जो है निवारक निरोध में जो है आपने अपराध कोई नहीं किया, लेकिन अपराध करने का संदेह अगर आपके ऊपर है, या आप समाज को खतरा के रूप में महसूस होते हैं, या सरकार को या पुलिस को लगता है कि भविष्य में आप जो है समाज के लिए या किसी प्रकार के राष्ट्रद्रोह में लिप्त पाए जाते हैं, और आप जो है समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो आपको निवारक निरोध के प्रति संदेह के आधार पे, इसमें क्या है, इसमें जो है संदेह के आधार पर जो है आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, ये संदेह के आधार पर निवारक निरोध के अंतर्गत आपको रखा जाता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके प्रति अपराध जो है साबित हो चुका है, या आपने अपराध स्वीकार कर लिया है, तो उन दशाओं में हमने जो 4 बताया कि आपको 24 घंटे में प्रस्तुत किया जाएगा, आपको कारण बताया जाएगा, वकील से परामर्श किया जाएगा, और फिर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि निवारक निरोध के अंतर्गत आपको अपराध करने की दशा में नहीं है, आपको आने वाले समय अपराध न करने के से रोकने के लिए ये निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें भी कुछ संरक्षण प्राप्त हैं कि जैसे अधिकतम 3 माह तक, ये जो है आपको अधिकतम 3 माह तक निवारक निरोध के अंतर्गत रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। अगर इससे ज़्यादा रखना है तो सलाहकारी बोर्ड द्वारा परमिशन लेना पड़ेगा। सलाहकारी बोर्ड जो है, बोर्ड के परमिशन से
यानी कि अगर अधिकतम 3 माह तक आपको निवारक निरोध में रखा जा चुका है, उसके बाद भी अगर आपको रखा जाएगा तो उसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड गठित की जाएगी और उस बोर्ड के परमिशन से आपको जो है और अधिक समय तक जो है निवारक निरोध में रखा जा सकता है। जैसे इसका आपने देखा होगा, जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ जो वहाँ के हुर्रियत या इस तरह के जो अलगाववादी नेता हैं, उन्हें उनके घर में नज़रबंद कर दिया जाता है या कहीं और नज़रबंद किया जाता है। उस तरह के निवारक निरोध की हम बात कर रहे हैं। तो अधिकतम 3 माह तक जो है सरकार पूरी जो है निवारक निरोध के तहत रोक सकती है। उसके बाद अगर समय बढ़ाना है तो सलाहकारी बोर्ड है, इस बोर्ड के द्वारा परमिशन मिलेगा और इस बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, कार्यरत होते हैं या फिर जो है सेवानिवृत्त होते हैं। तो उस बोर्ड के सलाह के आधार पर ही आपके निवारक निरोध का समय बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें क्या है कि निवारक निरोध में भी आप जो है इस निवारक निरोध के कारण पे जांच करने के लिए न्यायपालिका जा सकते हैं। अर्थात आपको सही तरीके से निवारक निरोध में रखा गया, यानी कि आपको जो निवारक निरोध के जो संदेह के आधार पर है वो भी गलत था, तो ये बातें इसको आप न्यायपालिका में जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें गलत तरीके से रखा गया। तो ये निवारक निरोध था और ये सामान्य गिरफ्तारी थी, दोनों में कुछ न कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं आपको। ठीक, तो ये था हमारा गिरफ्तारी से संरक्षण के अधिकार। इसके बाद हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 तक ये समाप्त हुआ। अगला हम देखते हैं क्या है। अगला जो है हमारा जो है अगला क्या कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या हुआ? शोषण आप जानते हैं किसी प्रकार का शोषण होता है, जैसे कि किसी से बेगार कराना, किसी से काम करा के उसको पैसे न देना, किसी को जबरन श्रम कराना, बंधुआ मजदूर बनाना, इस तरह क्या ये शोषण है मानव के। और शोषण पहले भी होते रहे हैं, आज भी किए जा रहे हैं। तो उन शोषण से जो है संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। इसमें हम देखते हैं कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से संरक्षण, ठीक है। ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से संरक्षण। अब मानव के दुर्व्यापार का मतलब मानव कोई व्यापार करने की वस्तु तो है नहीं, व्यापार करने की वस्तुएं अलग होती हैं। मानव जो है गरिमापूर्ण जीवन है, इंसान का जीवन बहुत कीमती होता है, उसको हम दुर्व्यापार के माध्यम से उसका शोषण नहीं कर सकते, लेकिन किया जाता है। तो इससे जो है संरक्षण प्रदान किया गया। उसमें क्या क्या है? मानव दुर्व्यापार का मतलब हुआ बच्चों, महिलाओं, महिलाओं के जो है अनैतिक कार्यों में संलिप्तता के लिए उनको प्रेशर डाला जाता है, उन्हें बेचा खरीदा जाता है, महिलाओं की खरीद फरोख्त की जाती है, ये दुर्व्यापार में आता है। इसमें जो है वेश्यावृत्ति भी शामिल है, ज़बरदस्ती किसी महिला को वेश्यावृत्ति में शामिल करना, ये भी एक क्या है? महिला और बच्चों के दुर्व्यापार है, अनैतिक कार्यों में लगाना इन्हें शोषण के विरुद्ध। ये जो है इनका जो शोषण करना, ये क्या है? ये मानव के दुर्व्यापार हैं अनुच्छेद 23 के तहत। ये इस प्रतिबंध के। बलात् श्रम का मतलब क्या हुआ? बलात् श्रम का मतलब हुआ बंधुआ मजदूर बनाना। अब बंधुआ मजदूर क्या होते हैं? बहुत कम पैसे दिए, या तो दिए ही नहीं जाते या तो दिए भी जाते हैं तो बहुत कम पैसे दिए जाते हैं इनको। तो ये भी एक मानव दुर्व्यवहार का तरीका है, जो है बलात् श्रम लेने का। उनसे बेगार कराया जाता है या कम मजदूरी दी जाती है, ठीक है। ये जो है बलात् श्रम की बात की, बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है, बेगार कराया जाता है उन्हें, या बहुत न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, निर्धारित मजदूरी से बहुत कम मजदूरी जो है दी जाती है। तो ये बलात् श्रम है। और मानव के दुर्व्यवहार मतलब बच्चों महिलाओं को खरीद फरोख्त करना,
ये इससे भी संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 23 में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अनुच्छेद जो है 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के लिए है, ये महिलाओं बच्चों दोनों के लिए है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये राज्य के साथ साथ जो है व्यक्ति के खिलाफ भी है। हमने पहले भी पढ़ा था मूल अधिकारों के वर्गीकरण में कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के साथ साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी हैं, तो ये व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार भी है, क्योंकि राज्य के साथ साथ कोई व्यक्ति भी किसी से बेकार करवाता है, किसी को बंधुआ मजदूर बनाता है, कोई बड़े जमींदार हो, बहुत रसूख वाला व्यक्ति, बहुत पैसे वाला हो, तो वो निम्न श्रेणी के लोगों को, गरीब मजदूरों को जो है बेगार के लिए रख लेता है, तो उनके खिलाफ भी ये अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बच्चों को परिसंकटमय स्थिति में, ठीक है, परिसंकटमय कार्यों में न लगाया जाए, कार्यों में न शामिल किया जाए। अब परिसंकट में क्या है? इसमें 14 वर्ष के बच्चों, तो यहाँ 14 वर्ष की बात की गई है। 14 वर्ष के बच्चों को जो है हम उन्हें क्या करें, जैसे कि विस्फोटक उद्योग धंधों में लगाना, जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पे पटाखे बनाए जाते हैं, वहाँ बच्चों को लगा दिया जाता है, महिलाओं को लगाया जाता है, वहाँ विस्फोट हो जाता है। तो इस तरह के, या किसी खदान में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, कोयले की खदान हो, किसी खनिज की खदान हो, वहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन खतरनाक स्थितियों में जो है शामिल नहीं किया जाता है। ये भी एक प्रकार से उनका शोषण ही माना जाता है। तो ये दोनों जो है ये व्यक्ति के विरुद्ध हैं और बच्चों और महिलाओं की जो है संरक्षण करते हैं, शोषण, किसी भी प्रकार से शोषण को रोकते हैं, उनका निषेध करते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार था, हमने स्वतंत्रता के, समानता, स्वतंत्रता, शोषण विरुद्ध अधिकार हमने देख लिया है। ये हमारे 3 अधिकार हो गए। 3 अधिकार और बचे हुए हैं, तो उन्हें हम अगली कक्षा में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।